इसको 1945 में यूएन चार्टर के तहत एस्टेब्लिश किया गया। तो दोस्तों यूएन की जो और दूसरी एजेंसीज हैं जैसे जनरल असेंबली, यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन सभी के साथ इस आईसीजे को भी एस्टेब्लिश किया गया। तो यह भी एक तरह से यूनाइटेड नेशंस ग्रुप का प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग में, नीदरलैंड्स में, और इसमें 193 स्टेट पार्टीज इसके मेंबर हैं। किसी भी केस को डिसाइड करने से पहले आईसीजे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कस्टम्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, इनको अप्लाई करता है। दोस्तों हालांकि आईसीजे अपने पुराने किसी डिसीजन से बाध्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह देखा गया है कि वह अपने पुराने किसी डिसीजन से रियली ही डिपार्ट करता है। अब हम देखते हैं आईसीजे का कंपोजिशन। आईसीजे के कंपोजिशन में हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम जजेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। दोस्तों इनको कोर्ट के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, सीक्रेट बैलोट के द्वारा, और ये 3 साल के लिए रहते हैं। आईसीजे के प्रेसिडेंट बनने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का होना जरूरी है, और इसमें कोई भी नेशनलिटी की कंडीशन नहीं है कि जो आईसीजे का प्रेसिडेंट है वो पर्टिकुलर कंट्री से ही आएगा या पर्टिकुलर ग्रुप से ही आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। दोस्तों ये जो प्रेसिडेंट है इसके पास पावर है कि वो कास्टिंग वोट डाल सकता है जब किसी डिसीजन पर एक मत ना बन पाए, या फिर यूं कहिए वोट्स इक्वली डिवाइडेड हो जाए। प्रेसिडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, या यूं कहिए उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी है, और किसी को भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट किया जा सकता है, कितने ही बार, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं जजेस की। आईसीजे में टोटल 15 जजेस होंगे और एक जज का टर्म होगा 9 साल का, और इनको चुना जाता है यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। दोस्तों एक बार कोई आईसीजे का जज बन जाता है तो उसके बाद उसको सिर्फ 2 फर्दर टर्म्स अलाउ होती हैं। मतलब कोई भी जज मैक्सिमम 27 इयर्स के लिए आईसीजे का जज बना रह सकता है। अब दोस्तों आईसीजे का जज कौन कौन बन सकता है, तो इसमें जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं, हमने अभी देखा 193 मेंबर्स हैं, तो उनमें से कोई भी कंट्री आईसीजे के जज के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहला तो उसका मोरल कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। दूसरा उसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वह खुद की कंट्री में हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर बन सके। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, इतनी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। और तीसरी है जूरिस कंसल्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉम्पिटेंस इन इंटरनेशनल लॉ, तो किसके पास इंटरनेशनल लॉ की अच्छी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अब दोस्तों किसी भी एक कंट्री से एक से ज्यादा जज नहीं हो सकते, और इंडिया की हम बात करें तो 8% जस्टिस दलवीर भंडारी 8% आईसीजे के परमानेंट जज है। दोस्तों जब ये जज बने थे तो यह भी काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि इंडिया ने ब्रिटेन के कैंडिडेट को हराकर जस्टिस दलवीर भंडारी को आईसीजे का जज अपॉइंट किया था। तो अब हम आईसीजे के फंक्शंस के बारे में देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आईसीजे के 2 फंक्शंस हैं। पहला तो कंटेंशियस केसेस से रिलेटेड, मतलब जब भी किन्हीं 2 स्टेट पार्टीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई इश्यू हो, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जाधव को लेकर था। दूसरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब कोई एजेंसी अगर आईसीजे से पर्टिकुलर लीगल क्वेश्चंस पे अपनी एडवाइस ले। तो पहले हम कंटेंशियस केसेस के बारे में देखते हैं। टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, तो दोस्तों किन्हीं भी 2 कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सोल्व करने का काम भी आईसीजे का है। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज अप्लाई कर सकती हैं? पहले तो वो जो यूएन के मेंबर हैं, दूसरे वो जो स्टैच्यू ऑफ कोर्ट की पार्टी हैं, और तीसरे वो जिन्होंने आईसीजे के जुरिस्डिक्शन को स्वीकार किया है। अगर हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो यह पावर सिर्फ यूएन की 5 ऑर्गन्स और यूएन की 16 स्पेशलाइज्ड बॉडीज को मिला हुआ है। तो यूएन के 5 ऑर्गन्स और 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आईसीजे में अपील कर सकते हैं कि प्लीज किसी लीगल क्वेश्चन पे आप अपनी एडवाइस दीजिए। अब दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आईसीजे के डिसीजंस बाइंडिंग है? तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको फंक्शंस पर लेकर चलता हूँ। जो कंटेंशियस इश्यू से रिलेटेड रूलिंग्स है वो बाइंडिंग है, और जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो बाइंडिंग नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं कंटेंशियस इश्यूज की। आर्टिकल 94 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर यह कहता है कि जो आईसीजे के डिसीजंस हैं वो स्टेट्स पर बाध्य हैं, और इनके खिलाफ कोई अपील भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि अगर बाद में कोई ऐसा फैक्ट सामने आता है जो पहले कोर्ट को नहीं पता था, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत डिसीजिव फैक्टर है, तो कोई भी पार्टी आईसीजे में अपने जजमेंट को रिवाइज करने के लिए अपील कर सकती है। अब दोस्तों हम जाने से पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों में कंपैरिजन को देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर, दोस्तों आईसीजे को यूएन चार्टर के साथ एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में, जबकि आईसीसी अभी रिसेंट में 2002 में एस्टैब्लिश
एस्टेब्लिश की गई थी। दोस्तों आईसीजे यूएन की परमानेंट बॉडी है और उसकी ऑफिशियल कोर्ट है। इसको हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों आईसीसी पर यूएन का कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि यूएन इसको कोई केस रेफर कर सकता है, लेकिन आईसीसी यूएन से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। जुरिस्डिक्शन की हम बात करें तो आईसीजे सिर्फ यूएन मेंबर स्टेट्स के केसेस को सुनता है, इंडिविजुअल केसेस को नहीं सुनता। इसका मतलब हो गया जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ आईसीसी इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स के खिलाफ केसेस को सुनता है। तो दोस्तों अगर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो तो वो तो जाएंगे आईसीजे के पास, और अगर किसी इंडिविजुअल पर कोई क्लेम्स लगाए गए हैं, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जिसने काफी लोगों की हत्या की है, तो उसके खिलाफ जाया जाएगा आईसीसी में। टाइप ऑफ केसेस, सोरेनिटी, बाउंड्री और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशंस एटसेट्रा। तो अगर आप गौर करें तो ये सभी वो केसेस हैं जो दो स्टेट्स या दो कंट्रीज के बीच में होते हैं। और यहाँ पर जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, तो अगर कोई इंडिविजुअल इनमें से किसी क्राइम्स के लिए अक्यूज्ड है तो उसके लिए फिर आईसीसी सुनवाई करता है। आईसीजे की अथॉरिटी यूएन चार्टर से आती है और आईसीसी के लिए एक अलग से रोम स्टेच्यू बनाया गया है। आईसीजे के जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग होते हैं, फाइनल होते हैं, उनके खिलाफ कोई भी अपील नहीं होती। हालांकि यूएनएससी उन डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट आईसीजे की रूलिंग से कंप्लाई नहीं करता है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान कुलभूषण जाधव की रूलिंग को नहीं मानता है तो ऐसे केस में यूएनएससी उसको बाध्य कर सकता है कि वो आईसीजे की रूलिंग को माने। तो एक तरह से यूएनएससी यहाँ पर एनफोर्समेंट एजेंसी हो गई। लेकिन दोस्तों आईसीसी का एक अलग से अपील्स चैम्बर है, तो यहाँ पर डिसीजन फाइनल नहीं होगा, यहाँ पर अपील अवेलेबल होगी। फंडिंग, दोस्तों चूंकि आईसीजे यूएन का एक पार्ट है इसलिए यह कंप्लीटली यूएन फंडेड है, लेकिन आईसीसी को उसके मेंबर स्टेट्स फंड अवेलेबल करवाते हैं। और इसके अलावा कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कंट्री चाहे तो इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।